हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास कॉमर्स विद मोना मैम क्लासेस। आज हमें जो है चैप्टर 4 क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का हम चैप्टर कर रहे हैं आगे कंटिन्यू। और आज हम इसको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने जितना भी पीछे का है वो करवा दिया था, तो आप जो है पिछली क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आगे की क्लास। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। The principles of insurance are the rules of action or conduct adopted by the stakeholders involved in the insurance business। तो प्रिंसिपल है मीन्स वही कुछ रूल्स होते हैं जो भी हमारे इंश्योरेंस या हर भी कंपनीज होती है, जो भी सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं क्या प्रिंसिपल है। फर्स्ट, अटमोस्ट गुड फेथ। A contract of insurance is a contract of यूबे राइम फिडाई। इसको जो है यूबे राइम फिडाई बोलते हैं। ओके, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसको इसका मतलब क्या होता है यूबे राइम फिडाई का। अ कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें इसका मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज में, जो इंश्योरर है, जो हमारा इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है, इन दोनों के बीच में फेथ होना चाहिए, इसकी तरफ से भी इसकी तरफ से। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। इंश्योरर भी कुछ नहीं छुपाएगा और जिसका इंश्योरेंस हो रहा है वो भी कुछ नहीं छुपाएगा। तो इस बेसिस पे जो है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो उसी को जो ये जो फेथ है, अटमोस्ट गुड फेथ, इसी को जो है यूबे राइम फिडाई भी बोलते हैं। ओके, both the insurer and the insured should display good faith towards each other in regard to the contract। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो है दोनों को एक दूसरे पे फेथ होना चाहिए, तभी जो है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वर्क करेगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू वॉलंटरली मेक फुल एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट्स। तो जो इंश्योर्ड है मीन्स जिसका इंश्योरेंस कराया जा रहा है या जो अपना इंश्योरेंस करा रहा है, तो वो जो है उसको खुद अपने आप जो है उसको अपना पूरे सारे फैक्ट्स बताने होंगे। मटेरियल टू द risk being proposed and insurer to make clear all the terms and condition in the insurance contract। और इंश्योरर क्या करेगा, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहा है वो उसके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सबको क्लियरली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन करेगा, कुछ छुपाएगा नहीं। Thus, it is binding on the prosper to disclose all material facts about the subject matter of the proposed insurance। Okay, any fact। तो आपको जो है इस शब्द का मतलब पता चल गया, यूबे राइम फिडाई का मतलब। ओके, ये आपको पता चल गया अभी अच्छे से। Any fact which is likely to affect the mind of a prudent insurer in deciding to accept the proposal of insurance or in fixing the rate of premium is material for this purpose। Failure to make disclosure of material fact by the issued makers the contract of insurance voidable at the discretion of the insurance। तो इसमें जो है आप कोई भी ऐसा मतलब चतुरता कोई दिखा रहा है इसमें इंश्योरेंस में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल में, तो किस तरीके से लोग फ्रॉड कर लेते हैं इंश्योरेंस में। सेकेंड, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ओके, द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। मैं अगर किसी चीज़ का इंश्योरेंस करा रही हूँ तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है तभी तो करा रही हूँ। मैं जाके किसी भी पत्थर का या किसी चीज़ का बेमतलब का इंश्योरेंस थोड़ी कराऊंगी। मेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, मान लो मेरी लाइफ का मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रही हूँ, तो मेरी अपनी लाइफ में पूरा मतलब मेरे को इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे भाई जीना है, या फिर अगर मेरी कल को डेथ हो जाती है अननेचुरल तरीके से या फिर ऐसा सडनली डेथ होते, बता के तो डेथ नहीं होती किसी की, तो डेथ हो जाती है एक टाइम से पहले, तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा, तो मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस करा के रखती हूँ। तो मतलब मेरा इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में, या फिर मेरा कोई कंपनी है, मेरे को उस कंपनी में इंटरेस्ट क्योंकि मुझे उससे कमाना है, मुझे उससे बिजनेस करना है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है। मशीन का करा रही तो वो मेरी मशीन है, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, उसके थ्रू मैं अपना फैक्ट्री में वर्क कर रही हूँ, तो वो उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है। तो हम जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट रहना ज़रूरी होता है। One fundamental fact of this principle is that it's not the house, ship, machinery, potential liability of life that is insured,
बट इट इज़ द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इन दैम। तो हम जो है एक तरीके से इन चीज़ों का इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, ये इसलिए इन चीज़ों का इंश्योरेंस हो रहा है क्योंकि इन सब चीज़ों में जो है हमारा इंटरेस्ट है, हम इसके लिए प्रीमियम पे करने के लिए तैयार है ना, इसलिए हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट इसमें जो ज़रूरी है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। What is insured? Insurable interest means some pecuniary interest in the subject matter of the insurance contract. The insured must have an interest in the preservation of the things of or life insured so that she will suffer financially on the happening of the event against which she insured. तो इंश्योरेंस उन चीज़ों का किया जाए जिसमें उसका एक इंटरेस्ट है और उसके लिए जो है वो प्रीमियम देने को तैयार है, उसके लॉस से जो है उसको फाइनेंशियली जो है बाद में सफ़र करना पड़ेगा, इसलिए वो इसको इंश्योरेंस करा रहा है ताकि जो उसकी सफरिंग है वो एक हद तक कम हो जाए। इन case of insurance of property, insurable interest of the insured in the subject matter of the insurance must exist at the time of happening of the event. तो इसमें जो है आप प्रॉपर्टी का करा रहे हैं तो एट द टाइम जब इवेंट हैपन होगा उस टाइम पे उसका जो इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। इन ऑर्डर टू नेम इंश्योरेबल इंटरेस्ट हाउएवर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, a trustee holding property on behalf of others has an insurable interest in the property. ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट का या उस चीज़ का, उस प्रॉपर्टी का ऑनर हो तभी इंश्योरेंस होगा, नहीं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, एक ट्रस्टी है होल्डिंग प्रॉपर्टी का, इसके पास प्रॉपर्टी है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तो वो जो है दूसरे के बिहाफ पे इंश्योरेंस करा रहा है क्योंकि उसका जो है इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, चलो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल देके समझाऊंगी। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फायर और मैरीन इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। जितने भी फायर या मैरीन के इंश्योरेंस होते हैं वो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आओ समझाती हूँ कैसे नहीं होता। चलो, ये मेरी शिप है, ठीक है, मैरीन शिप है, हमने मैरीन का अपना इंश्योरेंस करवाया है, मेरी शिप कहीं जा रही है, मेरा लॉस हो गया, मेरा जो भी सामान था वो डूब गए। सामान था हमारा 1 लाख का, 1 लाख का सामान था, तो ये डूब गए। इसमें से जो है मेरे को कितने वापस मिल गए, मेरे को जो 20,000 का सामान, बट मेरा इसमें सेफ रह गया, सारा नहीं डूबा, 20,000 का सेफ रह गया, तो मेरा कितना लॉस हुआ, 80,000 का लॉस हो गया ना। तो मैंने इंश्योरेंस पूरा 1 लाख का करवाया था। अब इंश्योरेंस कंपनी आई, इसने देखा इसमें मैंने 1 लाख के सारे सामान का इंश्योरेंस कराया था, इसने देखा भाई 20,000 तो मेरे बच गए, तो ये मुझे कितना प्रोवाइड कराएगी, 80,000 प्रोवाइड कराएगी, ना कि 1 लाख देगी मुझे। क्यों? इंडेमनिटी का मतलब है वापस से उसी पोजीशन में लाना जिस पोजीशन में वो पहले था। 80,000 का ही लॉस हुआ है तो 80,000 ही मिलेगा। 1 लाख दे देगी तो फिर तो ये 1,20,000 हो गया ना, फिर तो प्रॉफिट हो गया उसको। तो ये चीज़ है। बट लाइफ के केस में क्या होता है, ये पर्सन है अपना, भाई गाड़ी आई, गाड़ी देखो मेरी, गाड़ी आई, इसको ठोक के चली गई और जो है ये गिर गया, मर गया, ठीक है। अब जो है लाइफ इंश्योरेंस इसने करा रखा था अपना, इंश्योरेंस कंपनी गई तो जितने का भी इसका इंश्योरेंस था, मान लो 10 लाख का था, तो 10 लाख रुपए इसकी फैमिली को, जो भी इसने नॉमिनी चूज़ किया था उनको जाके इसने फैमिली को दे दिए पैसे। बट इसमें क्या ये इंडेमनिटी में ला सकता है, वापस उस सिचुएशन में ला सकता है इन लोगों को? क्या ये पर्सन वापस आ जाएगा जिंदा होकर? इंडेमनिटी कभी लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, क्योंकि कभी भी इस पर्सन की लाइफ वापस कोई नहीं ला सकता। सो नो इंडेमनिटी इन दिस केस। और इंडेमनिटी कौन से केसेस में होता है? इन वाले केसेस में होता है फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस। ओके, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, the insurer undertakes to put the insured in the event of loss in the same position that he occupied immediately before the happening of the event insured against। सेम पोजीशन में लाना
अपने इंश्योर्ड को, जिस पोजीशन में वो था 1 लाख की पोजीशन में था तो उसको वापस से 1 लाख की पोजीशन में ला देना है, 1,20,000 नहीं कर देना उसको। इन अदर वर्ड्स द इंश्योरर अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस कॉज्ड टू हिम। जितना लॉस हुआ है उतने का ही जो है इंश्योरर कंपनसेट करेगा इंश्योर्ड को, ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। The compensation payable and the loss suffered are to be measured in terms of money। तो किस टर्म्स में जो होता है, ये मनी के टर्म्स में होता है। तो मनी के टर्म्स में जो है हम कंपनसेट कर सकते हैं, बट क्या लाइफ के टर्म्स में हम कंपनसेट कर सकते हैं इंडेमनिटी में? नहीं, कोई इंडेमनिटी लागू नहीं होती। ये रहा द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। क्यों नहीं होता, ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 4th, प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज देखते हैं इसमें क्या है। According to this principle, an insurance policy is designed to provide compensation only for such losses as are caused by the perils which are stated in the policy. When the loss in the result of 2 or more causes, the proximate cause means the direct, the most dominant and most effective cause of which the loss in the natural consequence। तो आओ मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है? ये क्या है, ये मेरी फैक्ट्री है। ओके, इसमें लग गई आग, आग लग गई, मेरी फैक्ट्री जल गई। ठीक है, इसमें जो है मैंने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा रखा था, तो इसमें जो है आग लगने से मेरा कितने का लॉस हुआ? 80,000 का लॉस हुआ। ओके, बट कुछ असामाजिक तत्व थे यहाँ पे, चोर लुटेरे थे बहुत सारे, ये गए। अब मेरी फैक्ट्री थी, इसमें बहुत मतलब महंगे महंगे कीमती सामान थे। ठीक है, तो ये सोचते भाई आग तो लगी है, हम फ़ायदा उठाते हैं, पीछे के दरवाजे से गए, इन्होंने जो है सामान ले लेके ये लोग भाग गए। तो ये क्या हो गया? थेफ्ट। तो एक मेरा थेफ्ट से मेरा लॉस हुआ, दूसरा क्या हुआ, मेरी फैक्ट्री में क्या लगी थी? फायर, आग लगी थी, आग से लॉस हुआ। आग से लॉस हुआ 80,000 का, और ये चोर लेके कितना भागे? चलो मान लो 5,000 का सामान लेके ये भाग गए। ये मैं छोटे छोटे अमाउंट दे रही हूँ, फैक्ट्री तो बड़ी होती है ना, 80,000 क्या ही चीज़ है। ठीक है, 5,000 का सामान लेके ये लोग भाग गए। अब प्रॉक्सिमेट कॉज क्या कहता है? इंश्योरेंस कंपनी आई, ये बोले भाई आग लग गई, ये रहा मालिक फैक्ट्री का, ये बोला भाई मेरी कंपनी में, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मेरे को तो इतने का लॉस हुआ है। इसने बोल दिया कि 80,000 फायर से और 5,000 किससे? थेफ्ट से। तो कंपनी बोलती है मेजर कॉज किससे हुआ है? मेजर रीज़न क्या है? फायर। फायर से जो लॉस हुआ है हम उसी का पेमेंट करेंगे, बाकी जो छोटे मोटे ये जो है छुट्टर पुट्टर लोग जो ये आगे भाग गए हैं चोर चिल्लर, तो इसका हम नहीं करेंगे। इसने इंश्योरेंस कंपनी कितने के लिए लाइबल है इनको पैसे देने के लिए, कंपनसेट करने के लिए? सिर्फ 80,000। 5,000 के लिए ये लाइबल नहीं है, ये नहीं करेगी। तो प्रॉक्सिमेट कॉज यही कहता है कि जो मोस्ट डोमिनेंट या मोस्ट इफेक्टिव कॉज है जिससे लॉस हुआ है, तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस जो भी होगा उसमें, तो उसी का जो है ये कंपनसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। लाइक इन द केस of loss arising out of any mishap, the most proximate cause of the mishap should be taken into consideration। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे भी वही बात लिखी है, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाया है, ध्यान से सुनोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सब्रोगेशन। सब्रोगेशन क्या होता है? It refers to the right of the insurer to stand in the place of the insured after settlement of a claim as far as the right of insured in respect of recovery from an alternative source is involved. After the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by him/her, the right of ownership of such property passes on to the insurer। चलो मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी गाड़ी है, फिर से गाड़ी बना लेती हूँ। ठीक है, देखो गाड़ी,
ये रही गाड़ी, ओके। इसमें डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये बुरी तरीके से डैमेज हो गया, अब ये मरम्मत करने के लायक नहीं बची। इंश्योरेंस कंपनी आई, इंश्योरेंस कंपनी आई, ये मिल गया, इंश्योरेंस कंपनी आई, ये है हमारी गाड़ी का मालिक। इसके पास आई, इसने बोला मेरी गाड़ी तो भाई 15 लाख की थी, 15 लाख की गाड़ी थी, तो मुझे पैसे दे दो, मेरी गाड़ी डैमेज हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, आग भी लग गई है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने देखा, ठीक है भाई 15 लाख का पूरा इन्होंने इसको दे दिया, इसने दे दिया इंश्योरेंस कंपनी ने 15 लाख। ये इसने कहता ठीक है 15 लाख लिए, गाड़ी ली, चलने लगा। फिर ये इंश्योरेंस कंपनी आई, अरे रुको रुको रुको, गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहता गाड़ी तो मेरी है, मैंने खरीदी है। तो कहता नहीं, अब गाड़ी आपकी नहीं है, आपको हमने 15 लाख दे दिए, गाड़ी अब हमारी है, इसमें जो भी पुर्जे पार्ट वगैरह बचे हम उससे बेच के अपना जो है कवर करेंगे। ठीक है, अपना हम इसको सेल करेंगे। तो ये गाड़ी अब जो है इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी, भले ही ये कबाड़ की हालत में है। ये जो ऑनर पहले था अब ये इसका ऑनर नहीं रहा, क्योंकि इसको 15 लाख रुपए मिल गए हैं, कंपनसेशन मिल गया है इसके लॉस का। ठीक है, तो यही बात है, सब्रोगेशन में यही कहा गया है। After the insured is compensate for the loss or damage to the property insured by him, her, the right of ownership of such property passes on to insurer। तो इस लाइन में यही बात कही गई है कि जब इंश्योर्ड को उसके पैसे मिल गए हैं, कंपनसेशन मिल गया है, उसका जो भी डैमेज हुआ है उसका, तो जिस प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है अब जो है वो प्रॉपर्टी उसकी ऑनरशिप किसके पास चली गई? इंश्योरर के पास, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सब्रोगेशन क्या होता है। दिस इज बिकॉज द इंश्योर्ड शुड नॉट बी allowed to make any profit by selling the damaged property or in the case of lost property being recovered। अगर ये गाड़ी चोरी हो जाती और बाद में मिल भी जाती तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती? वो इंश्योरेंस कंपनी की होती, ना कि वापस से उस आदमी को दी जाती जिसने कंपनसेशन ले लिया है इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, ऑनर वो उससे कोई प्रॉफिट अब नहीं कमा सकता। जो पर्सन है जिसका लॉस हुआ था उसको कंपनसेशन मिलने के बाद अब वो उस कार से कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, उससे जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो इंश्योरेंस कंपनी कमाएगी। ओके, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ये जो है कंट्रीब्यूशन, ये चालाक लोगों के लिए होता है कंट्रीब्यूशन। और देखते हैं इसमें क्या है। एज पर दिस प्रिंसिपल it is the right of an insurer who has paid claim under an insurance to call upon other liable insurers to contribute for a loss of payment। It implies that in case of double insurance किसे कहते हैं? चलो फिर से गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी। ठीक है, ठीक, गाड़ी है ये हमारी, कार लिख देती कभी इसको, वो आप समझ लो, वो जो आते नहीं इसमें क्या बोलते हैं उसको, यूएफओ बोलते हैं, जिसमें वो एलियंस आते हैं। गाड़ी है, ठीक है। तो इसका इंश्योरेंस करा रखा था हमने। अब ये जो था ना, ये ऑनर जो गाड़ी जिसने खरीदी है बड़ा चालाक था। इसने क्या कहा, मैं इस कंपनी से भी इंश्योरेंस ले लेता हूँ, इस कंपनी से भी इंश्योरेंस ले लेता हूँ, जब लॉस होगा मुझे दोनों कंपनी पैसे देगी, है ना। 15 लाख इससे भी ले लूँगा और 15 लाख इससे भी ले लूँगा, हैं। जब इसको गाड़ी चोरी हो गई, ये गया दोनों के पास, भाई मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरी गाड़ी चोरी हो गई। दोनों ने क्या किया, आए, मिले, पता किया, सब कुछ पता करने के बाद पैसे दिया जाते। पता चला कि इसने तो दो इंश्योरेंस ले रखा था, तो क्या 15 लाख ये भी देगा, ये भी देगा? नहीं, अब दोनों कंपनी मिलके दे देगी इसको 7.5 लाख, 7.5 लाख हो गए, 15 लाख इसको दे देगी। ठीक है, तो ये है जब डबल इंश्योरेंस होता है, द इंश्योरेंस आर टू शेयर द लॉस इन पोर्शन टू द अमाउंट इंश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम। जितना का जिनने इंश्योर किया था उतना जो है मिलके वो दे देंगे। In case there is a loss, when there is more than one policy on the same property, the insured will have no right to recover more than the full amount of his actual loss। जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट वो रिकवर नहीं कर सकता, जितना लॉस हुआ उतने का ही उसको अमाउंट मिलेगा। इंडेमनिटी का कंसेप्ट लगेगा, है ना।
इन द फुल अमाउंट, if the full amount is recovered from one insurance, the right to obtain further payment from the other insurer will cease. एक से ले लिया उसने तो दूसरे से क्या लेने जाएगा, नहीं, अब दूसरे पे उसका राइट खत्म हो गया, वो दूसरे से नहीं ले सकता उसके लिए पेमेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मिटिगेशन. मिटिगेशन शब्द का मतलब क्या होता है, कम करना. आओ पढ़ते हैं कैसे कम करना, ये भी अच्छा है. आओ इसको भी एग्जाम्पल से समझाऊंगी, पहले पढ़ते हैं. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी. Suppose goods kept in a storehouse catch fire, then the owner of the goods should try to recover the goods and save them from fire to minimize the loss or damage. तो इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है कि इनकी शॉप है, शॉप में लग गई आग लग गई, भाई लॉस हो रहा है. क्या मालिक बैठ के आराम से देखेगा, वाह 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 आग लग रहा है, सर्दी का मौसम है, चलो आग ही सेक लेता हूँ, मेरे को तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी. नहीं, इसको पूरी कोशिश करनी है आग बुझाने की, आग अपना सामान सेव करने की, इसको पूरी कोशिश करनी है. जितना ये सेव कर सकता है, अपने सामान को बचा सकता है, उतना ये बचाएगा. ठीक है, तो इसमें मिटिगेशन करना है. हमारे लॉस का जो है ऑनर खुद, इंश्योर्ड खुद जो है मिटिगेट करने की पूरी कोशिश करेगा. The insured must behave with great prudence and not be careless just because there is an insurance cover. तो इन सब चीज़ों की जांच होगी. क्या ऑनर ने स्टेप्स लिए थे, जब आग लगी थी तो क्या वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था. अगर सामने आ गया कि नहीं कर रहा था, तो उसको जो है इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा. फिर ये होगा कि ये तो केयरलेस था और इसने जानबूझ के हमसे पैसे लिए हैं, इसने हमारा लॉस कराया है. ठीक है, तो जो है तो पूरी जो है मिटिगेट करने की, लॉस मिटिगेट करने की कोशिश करनी है ऑनर को. इफ़ रीजनेबल केयर इज नॉट टेकन लाइक एनी प्रूडेंट पर्सन, देन द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी में बी लॉस्ट. नहीं लेगा स्टेप तो क्या मिलेगा, ठेंगा. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. एक मिनट गाइस, पानी पी लेती हूँ. चलो टाइप ऑफ इंश्योरेंस पढ़ते हैं. तो इंश्योरेंस भी कई टाइप के होते हैं, जैसे हमारे बैंकिंग सर्विसेज, बैंक कई टाइप के थे, इंश्योरेंस भी कई टाइप के होते हैं. तो आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एग्जिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लीगल इनैक्टमेंट कंट्रोलिंग द इंश्योरेंस business. Broadly speaking, insurance may be classified as follows. लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है. लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का इंश्योरेंस होता है और जनरल इंश्योरेंस में अदर चीज़ों का होता है. आइए पढ़ते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है. सिंस लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टेन, लाइफ हम सब की क्या है, अनसर्टेन, अनिश्चित है. All individuals try to assure themselves of a certain sum of money in the future to take care of unforeseen events or happenings. तो जितने भी इंडिविजुअल है वो कोशिश करते हैं कि वो जो है कुछ सम ऑफ अमाउंट जो अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखे, ताकि कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जो उनको मतलब ऐसी दशा में ना ला दे कि वो बिल्कुल ही सड़क पे आ जाए, खाना ना मिले, तो उसके लिए वो सेव करते हैं मनी. कुछ इंडिविजुअल्स इन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ आर ऑलवेज एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ रिस्क. हम हमेशा जो है हर एक तरीके के रिस्क के लिए खड़े ही रहते हैं. कभी भी कोई भी रिस्क आ सकता है हमारे आगे, क्या पता अभी मैं पढ़ा रही हूँ अभी भूकंप आ जाए, है ना. तो हर तरीके का रिस्क आ रहा है, कुछ भी रिस्क आ सकता है, हमें फ्यूचर का नहीं पता. द रिस्क में बी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन, दैट इज डेथ. तो डेथ तो सर्टेन है, मरना तो है ही ना, आज नहीं तो कल मरना है, बट कैसे मरेंगे, कब मरेंगे, ये हमें नहीं पता. इन दैट केस what will happen to the other members of the family who are dependent on a particular individual income. तो इंडिया में ज़्यादातर जैसा होता है कि एक फैमिली में
अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 1, 2 या 3 लोग ही जो है अर्न कर रहे हैं और बाकी लोग जो है वो डिपेंडेंट है इनके ऊपर। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं डिपेंडेंसी के, ये हमारे बहुत टाइम से चला आ रहा है, कल्चर में भी है, तो डिपेंडेंट है। तो अगर इनमें इन पर्सन्स को कुछ हो गया तो इनकी देखभाल कौन करेगा? ये कहाँ से अपना जो है डेली के खर्चे जुटाएंगे? तो ये सबके प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस होता है। द अदर रिस्क में बी लिविंग टू लॉन्ग इन विच एन इंडिविजुअल में बिकम टू ओल्ड टू अर्न। दूसरा रिस्क क्या है? अब जो पर्सन कमा रहा था एक टाइम के बाद उसकी एज ऐसी होगी कि वो कमाने लायक नहीं रहेगा, अब उससे काम नहीं हो सकता, वो रिटायरमेंट पे आ गया, वो रिटायर हो गया, तब क्या करेंगे? इन दिस केस ऑल्सो द अर्निंग्स विल डिक्लाइन और एंड, या तो अर्निंग कम हो जाएगी या अर्निंग खत्म हो जाएगी। अंडर सच सर्कमस्टांस इंडिविजुअल सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज रिस्क एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच रिस्क। तो ऐसी सिचुएशन के लिए इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन चाहिए, वो प्रोटेक्शन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड कराती है। अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी was introduced as a protection against the uncertainty of life. सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ के अगेंस्ट, बट ग्रेजुअली इट स्कोप वॉज वाइडेंड एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ एक टाइप की नहीं है, बहुत सारे टाइप्स की है। लोगों की रिक्वायरमेंट, उनको कैसा सूट करता है, उनको क्या चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से अलग अलग टाइप की लाइफ इंश्योरेंस आई है मार्केट में। सिचुएशंस देखते हुए नई नई आई है, तो इकट्ठे तो नहीं आई, धीरे धीरे आई है। जैसे जैसे कंपनीज को लगा कि इसकी भी डिमांड है, ऐसी इंश्योरेंस भी चाहिए, ऐसी भी चाहिए, तो उस तरीके से जो है नई नई तरीके की लाइफ इंश्योरेंस आई है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। जरूरी तो नहीं है एक्सीडेंट हुआ तो इंसान मर ही जाएगा, डिसेबल भी तो हो जाएगा। क्या पता वो ऐसा डिसेबल हो जाए वो किसी काम करने के लायक नहीं रहे। पहले वो दूसरों के खर्चे उठाता था, अब दूसरों के खर्चे तो नहीं, अब खुद के भी खर्चे, मतलब उसको दूसरों फैमिली को उठाना पड़े, तो वैसा इंश्योरेंस मीन्स डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ खराब हो गई उसके लिए इंश्योरेंस। एन्युटी इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर, और एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस होता है डेथ वाला केस। ओके, लाइफ इंश्योरेंस may be defined as a contract in which the insurer in consideration of a certain premium। तो लाइफ इंश्योरेंस की डेफिनेशन देखिए, लाइफ इंश्योरेंस may be defined as a contract in which the insurer in consideration of a certain premium either in lump sum or by other periodical payments, या तो lump sum अमाउंट में वो एक साथ पेमेंट कर देगा, है ना, या फिर वो पीरियोडिकल पेमेंट करेगा, चाहे वो मंथली हो या फिर क्वार्टरली हो, ऐसा। एग्रीज टू पे टू द एश्योर्ड, तो एश्योर्ड को जो है जो इंश्योरेंस कंपनी को है जो है जो इंश्योर्ड है वो पेमेंट करेगा प्रीमियम, ठीक है। और टू द person for whose benefit the policy is taken, the assured sum of money on the happening of a specified event contingent on the human life or at the expiry of certain period। तो मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी के हिसाब से क्या होगा, तो जैसे उसका मैच्योर हो जाएगा उस टाइम पे उसको पैसा मिल जाएगा, या फिर जैसे अगर डेथ हो जाती है, कुछ भी हैपनिंग्स हो जाती है ऐसी, तो उस अकॉर्डिंग उसको पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू इंश्योर द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन एक्सचेंज ऑफ अ सम ऑफ मनी कॉल्ड प्रीमियम। तो ऐसे फ्री में तो नहीं इंश्योरेंस मिल जाएगा ना कि हाँ आपकी डेथ हुई, आइए आइए हम आपको पैसे देते हैं, आप डिसेबल हो गए हम पैसे देने आए हैं, आप पैसे लीजिए, नहीं। क्यों? उसने इंश्योरेंस करवा रखा है पर्सन ने, उसने टाइमली जो है अपना प्रीमियम पेमेंट की है। प्रीमियम एक बहुत छोटा अमाउंट होता है, जनरली हर किसी को जो है अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए। ओके,
तो वही प्रीमियम देना पड़ता है, उसके एक्सचेंज में जो है इंश्योरेंस कंपनी उसको जो है कवरेज प्रोवाइड कराती है ऐसे रिस्क से। दिस प्रीमियम में बी पेड इन वन लमसम, या तो एक ही बार में वो लमसम अमाउंट में लगभग मतलब जैसे है तो उसके आसपास के अमाउंट में जो है उसने पेमेंट एक बार में कर दी, या फिर वो पीरियोडिकली, जैसे पीरियोडिकली या तो मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पेमेंट कर सकता है प्रीमियम को। एट द सेम टाइम द कंपनी प्रोमिसेस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी आइदर बाय द डेथ ऑफ द पर्सन और ऑन हिज अटेनिंग अ सर्टेन एज। तो या तो डेथ होती है पर्सन की तब वो उसको पेमेंट करेगी इंश्योरेंस कंपनी, या फिर जो उसकी मैच्योरिटी हो जाती है एक एज के, मतलब उसने मान लो मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब मेरे को पैसे देना, तो 60 साल का हो जाएगा तब दे देंगे, या उससे पहले डेथ हो जाएगी तो उससे पहले मिल जाएगा। ठीक है, that is the expiry of certain period. Thus, the person is sure that a specified amount will be given to him when he attain a certain age, or that his dependents will get that sum in the event of his death. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। This agreement or contract each contains all the terms and condition in put in writing, and such document is called the policy. तो ये जो एग्रीमेंट है इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, कब आपका मैच्योरिटी पीरियड है, आपको कितना अमाउंट मिलेगा, आपको कितना प्रीमियम पे करना है, आप किस तरीके से प्रीमियम पे करेंगे, हर एक चीज़ लिखी जाती है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है डॉक्यूमेंट में। और उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? पॉलिसी। इंश्योरेंस क्या होती है? इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको मिलते होंगे एजेंट्स LIC के या और भी किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी के कि आप अपना पॉलिसी ले लीजिए, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, ले लीजिए, नए नए पॉलिसीज़ बताते होंगे, है ना। तो इंश्योरेंस में पॉलिसी वर्ड का यूज़ किया जाता है उसके एग्रीमेंट को। द पर्सन whose लाइफ इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड द एश्योर्ड। जो इंश्योर्ड पर्सन है मतलब जिसकी लाइफ को इंश्योर्ड किया उसको क्या बोला जाता है? लाइफ इंश्योरेंस में उसको बोलते हैं एश्योर्ड। एश्योर्ड लाइफ जिसकी इंश्योर्ड की जाती है उस पर्सन को एश्योर्ड कहते हैं। ओके, द इंश्योरेंस कंपनी इज द इंश्योरर एंड, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्या कहते हैं? इंश्योरर। इंश्योरर एंड एश्योर्ड। ओके, इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी एंड एश्योर्ड मीन्स वो पर्सन जिसका इंश्योर्ड किया गया है। एंड द कंसिडरेशन पेड बाय द एश्योर्ड इज द प्रीमियम। और जो एश्योर्ड मीन्स ये जिसको जो है जिसका जो है इंश्योरेंस कराया गया है उसने वो जो पेमेंट करता है कंसिडरेशन उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम। ओके, द प्रीमियम कैन बी पेड पीरियोडिकली इन इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट के रूप में पीरियोडिकली पेमेंट की जाती है और लमसम अमाउंट में भी की जाती है। This insurance provides protection to the family at the premature death or gives adequate amount at old age when earning capacity are reduced. सो ऊपर बता दिया गया है आपको, जब मैच्योरिटी आ जाती है तो तब जो अगर प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है तो फैमिली को पैसे मिल जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। अगर ओल्ड एज मतलब वो उनकी डेथ नहीं होती है तो वो जो ओल्ड एज में जो एक उनका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उनको पैसे मिल जाते हैं। द इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन बट इज शॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन ही नहीं प्रोवाइड करता, ये एक तरीके का हमारा इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट कैसे हैं आप बताती हूँ। ये पर्सन है, ये हमारे ओल्ड पर्सन है, ओल्ड, ठीक है, नहीं ओल्ड नहीं है, पहले यंग थे, अभी ये यंग है। ओके, तो अब इन्होंने अपना इंश्योरेंस कराया 25 की उम्र में, इन्होंने इंश्योरेंस कराया था अपना लाइफ इंश्योरेंस। तो और इसकी मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी टाइम क्या रखा? जब ये 60 ईयर्स अटेन कर लेंगे तब, ये मैच्योरिटी टाइम है इनका, मैच्योरिटी टाइम। ओके, अब इस ड्यूरेशन में अगर इनकी 2 भाई थे, 2 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ने साथ में ही कराया था और दोनों की मैच्योरिटी डेट सेम है। ये भाई जो है ये चलते चलते 40 की उम्र में जो है इनका निधन हो गया, तो इनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, फैमिली थी, बीवी थी, सब थे, इनको जो है इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी जितने का इन्होंने इंश्योरेंस कराया है। और दूसरे भाई के थे क्या थे? ये पूरे भाई 60 साल तक जिए
और आगे भी जिएंगे होप सो, बट जैसे इन्होंने 60 साल अटेन किया तो इनको भी पैसा मिल गया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो ये इनका क्या हुआ, एक तरीके से इनको इन्वेस्टमेंट के रूप में हो गया इनका, और इनका क्या हुआ, इनका जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन के रूप में हो गया। मतलब जो है अगर ये जी जाते तो इनका भी इन्वेस्टमेंट के रूप में हो जाता। तो इंश्योरेंस कंपनी हमें जो है सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं, इन्वेस्टमेंट का भी एक तरीका है ये। Because a certain sum is returnable to the insured at the time of death or at the expiry of a certain period। समझा दिया आपको एग्जाम्पल से। Life insurance also encourages savings as the amount of premium has to be paid regularly। तो लाइफ इंश्योरेंस हमारी क्या है, सेविंग्स भी है एक तरीके से, हम सेव भी तो कर रहे हैं, हम रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, प्रीमियम अपना जो है हम पीरियोडिकली पेमेंट कर रहे हैं, तो सेव भी तो कर रहे हैं अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए। इट दस प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी मिल रही है हमें। हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो वो तो जमा हो रहा है, वो भी हमारे निकाल सकते हैं, बट वो इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस हमारा ऐसा होता है जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, सेविंग भी हो रही है और प्रोटेक्शन भी मिल रहा है टू द इंश्योर्ड। बैंक में तो हम बीच में भी निकाल लेते हैं ना, इसमें ऐसे लोग तोड़ते नहीं, इसमें भी निकाल सकते हैं बट वैसे नहीं निकालते, बैंक में तो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो विथ अ फ्यू एक्सेप्शन। जो पीछे हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं वो प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं इसमें लाइफ इंश्योरेंस में भी। वो जो इंडेमनिटी वाला था उसको छोड़ के वो अप्लाई नहीं होता, तो कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं। पिछले प्रिंसिपल जो हमने पढ़े उसमें कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के जो है वो भी इसमें अप्लाई होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल्स। द मेन एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर, तो मेन एलिमेंट देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के। फर्स्ट पॉइंट, the life insurance contract must have all the essential of a valid contract. Certain elements like offer and acceptance, free consent, capacity to enter into a contract, lawful consideration and lawful object must be present for the contract to be valid। कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब ये लॉफुली होगा, ठीक है। लॉफुल ऑफर किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, फ्री कंसेंट होना चाहिए इसके लिए, कैपेसिटी होनी चाहिए सामने वाले की कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे एंड सब कुछ, ठीक है। सेकेंड, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ऊपर समझाया था अटमोस्ट गुड फेथ, दोनों पार्टीज की तरफ से जो है गुड फेथ रहना चाहिए। द एश्योर्ड शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो जो अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है उसको जो है सच्चा होना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार होना चाहिए, वो अपनी सारी डिटेल जो है बताएगा, अपने हेल्थ से रिलेटेड भी डिटेल बताएगा। कभी आप लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे तो पहले आपका बॉडी चेकअप करेंगे, आपका शुगर लेवल देखेंगे आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है कि मतलब आपने इंश्योरेंस करा लिया और आपको मतलब कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी थी तो अब आप जो है उसको उस पर भी कंपनी उस पर जो उनसे कंपनसेशन ले रहे हैं। ही वो देखेंगे कि नहीं ये तो अब भाई 2 साल बाद तो ये जाने वाला है और 2 साल में कितना ही प्रीमियम दे देगा, तो वो आपका इंश्योरेंस नहीं करेंगे। ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटीरियल फैक्ट्स अबाउट हिज डेथ टू द इंश्योरर। तो जितने भी मटेरियल फैक्ट है सब अपने हेल्थ को लेके सब इंश्योरर को बताएगा, इंश्योर्ड एश्योर्ड है ना। इट इज़ his duty to disclose accurately all material fact known to him even if the insurer does not ask him। अगर इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी का जो भी बंदा आया है वो नहीं भी पूछे तब भी जो है जो एश्योर्ड है जो अपना इंश्योरेंस करवा रहा है उसको बताना पड़ेगा कि मुझे डायबिटीज़ है या मुझे ये बीमारी है या जो भी सब बताना पड़ेगा लाइफ इंश्योरेंस के टाइम पे। थर्ड पॉइंट एक बार ये भी देख ही लेते हैं साथ के साथ क्या है। एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट्स टू बी डिस्क्लोज्ड। फायर तो किस तरीके के फैक्ट डिस्क्लोज करने चाहिए तो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। फायर इंश्योरेंस में
कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फायर डिटेक्शन एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, नेचर ऑफ इट्स यूज़। अगर मान लो कोई फैक्ट्री ऐसी है जिसमें जो ऐसे गैस वगैरह का काम है, जिसमें आग जल्दी पकड़ सकती है, तो वो सब चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी, किस तरीके का इक्विपमेंट है, सब कुछ है, फायर डिटेक्शन वगैरह सब कुछ। मोटर इंश्योरेंस में व्हीकल कौन सी है, ड्राइवर की डिटेल्स देनी पड़ेगी। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में एज, हाइट, वेट, काम क्या करता है, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ बताना पड़ेगा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में एज, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हैबिट्स सब बतानी पड़ेगी। टाइप ऑफ इंश्योरेंस हमारे दो टाइप के हैं, ऊपर मैंने आपको बताया था, एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस। जनरल लाइफ इंश्योरेंस मीन्स सिंपल लाइफ इंश्योरेंस, एंड जनरल इंश्योरेंस में हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे मैरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, और भी बहुत सारे तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। बुर्गलरी इंश्योरेंस, कैटल, क्रॉप, स्पोर्ट्स, ये अमर्त्या शिक्षा योजना, राजेश्वरी महिला, ये सरकार लाती है नए नए योजना, इंश्योरेंस योजना, राजेश्वरी महिला कल्याण हेल्थ इंश्योरेंस व्हीकल। बुक प्रिंट होने के बाद भी अगर कोई योजना आई हो तो वो भी पढ़ सकते हैं आप लोग, वरना इतना ही बहुत है, अभी तो 11th क्लास ही है ये। थर्ड, इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ एश्योर्ड। तो ऊपर बताया गया था कि लाइफ इंश्योरेंस में भी जो है इंश्योर्ड का इंटरेस्ट होना चाहिए अपने लाइफ में, तो ठीक है। विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वॉइड। बिना इंश्योरेबल इंटरेस्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, वो नहीं मान्य होगा। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन द इंश्योरेंस इज अफेक्टेड। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द इंश्योर शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस में ये कंपलसरी है कि जब आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उस टाइम आपका इंटरेस्ट रहेगा, आपका इंटरेस्ट उसमें जो है उसमें जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस टाइम प्रेजेंट रहेगा, बट मैच्योरिटी में प्रेजेंट रहेगा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भाई उससे पहले अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले ही, तो उसको कहाँ से इंटरेस्ट दिखाएगा, उसमें वो तो नहीं दिखा सकता ना इंटरेस्ट, तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता। बट बाकी इंश्योरेंस जैसे मैरीन फायर, उसमें दोनों टाइम पे जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट चाहिए होता है। For example, a person is presumed to have an interest in his own life and every part of it. A creditor has अपनी लाइफ और अपनी बॉडी के हर एक पार्ट मीन्स जैसे डिसेबिलिटी में होता है, सब में इंटरेस्ट होना चाहिए। An insurable interest in the life or his debtor and a proprietor of a drama company has an insurable interest in the lives of the actors. ठीक है, तो अपनी लाइफ में भी और जो ड्रामा कंपनी का अपने एक्टर्स की लाइफ में भी इंटरेस्ट होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ऊपर आपको अच्छे से समझाते आ गया था, पढ़ लेते हैं। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड एंड ओनली अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी इज पेड। तो सिर्फ जो है कंपनसेट हम क्या इंडेमनिटी कर सकते हैं, वापस से उसको उस अवस्था में ला सकते हैं जिस अवस्था में वो पहले था, क्या उसको जीवित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो इंडेमनिटी तो यहाँ लागू होगी ही नहीं, सिर्फ उसको कंपनसेट किया जा सकता है, वो भी मनी के थ्रू, है ना। दैट इज़ वाई द अमाउंट पेबल इन लाइफ इंश्योरेंस ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज़ फिक्स्ड इन एडवांस। तो इसलिए जो इस अमाउंट को पहले फिक्स्ड किया जाता है, उस टाइम ये नहीं देखा जाता कि इतने का ही लॉस हुआ है, इतना ही देंगे, डेथ हो गई खत्म, उसको आप जो है पूरा फिक्स्ड अमाउंट दोगे। 1 करोड़ का कराया तो 1 करोड़ दोगे। द सम ऑफ मनी पेबल इज फिक्स्ड। सम वो कितना प्रीमियम पे कर रहा है वो भी फिक्स्ड रहता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में वो चीज़ फिक्स है, आपको इतना प्रीमियम देना मंथली या जैसी आपकी मतलब सुटेबल है, आप क्वार्टरली देना चाहते हैं, ईयरली या लम सम अमाउंट जैसे देना चाहते हैं वैसे दे सकते हैं, बट वो अमाउंट फिक्स्ड रहता है। और अगर आपकी जो है मेच्योरिटी या फिर आपके डेथ के टाइम पे आपकी फैमिली को जो है इतना अमाउंट हम देंगे, तो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड रहती है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देयरफॉर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो गाइज, अब क्लास जो है हमारी काफ़ी लंबी हो रही है, हम जो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। एंड आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, आप आस्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।